चलिए आ जाइए। जहां तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12 नंबर तक कर लिए थे। 13 नंबर से आगे बढ़ेंगे। आइए, 13 नंबर क्या कह रहा है। 13 नंबर कह रहा है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। आए, 7 बजे, लगभग 7 बजे। देखिए, हम आपको एक बात बताए थे, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में लगभग 30 देशांतर का अंतर है। कान में से हेडफोन निकालो। हाँ, सुनिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है ना जी। भारत के देशांतरीय विस्तार में अंतर लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 30 देशांतर का अंतर है। कैसे 30 देशांतर का अंतर है, तो आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आ जाएगा। और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 30 चौका 120 मिनट, और 120 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा। तो भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है ना हो। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूरब में है और गुजरात सबसे पश्चिम में है। और सूर्योदय होता है पूरब में। सूर्योदय होता है पूरब में। अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हुआ है तो गुजरात में होगा 7 बजे। क्योंकि दोनों के बीच देशांतर में अंतर लगभग 30 डिग्री देशांतर का है, इसलिए समय में अंतर 2 घंटे का होगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में लगभग कितने देशांतर रेखा का अंतर पाया जाता है, 30 डिग्री। और इसको निकालेंगे ऐसे ही, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आ जाएगा आपको। समुद्र तट के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन राज्य बनाती है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। नया वाला आंकड़ा लिखाए थे, देखिए। हाँ, बोलिए। नया आंकड़ा के अनुसार तमिलनाडु ना, नया आंकड़ा के अनुसार तमिलनाडु ना, लेकिन इसमें तमिलनाडु ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोगों को नया आंकड़ा याद रखना है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे। किसके साथ, परंतु नया आंकड़ा के अनुसार दूसरा सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है तमिलनाडु, और सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात, और सबसे छोटी सीमा गोवा। समुद्र तट में जो वृद्धि हुआ है, समुद्र तट की लंबाई में जो वृद्धि हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशतता वृद्धि है पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
पुडुचेरी का माहे जिला भारत के किस तट पर स्थित है? आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे ना, पुडुचेरी में कितना जिला? 4। एगो माहे, माहे कहाँ है? केरल में। दूसरा यनम, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा कराईकल, और चौथा पुडुचेरी। तो ये जो कराईकल और पुडुचेरी जिला है, ये दोनों है तमिलनाडु में। कहां है? ये दोनों कहां है? तमिलनाडु में। क्या होगा उत्तर? आए? केरल का माहे जिला, सॉरी, पुडुचेरी का माहे जिला केरल में है, और केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा उत्तर? है मालाबार। अगर पूछता यनम, कराईकल और पुडुचेरी कौन तट पर है, तब उत्तर हो जाता कोरोमंडल। तब उत्तर कोरोमंडल होता ना जी, क्योंकि हम लोग पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसका विस्तार भारत के अलग अलग तटों पर है? भारत के अलग अलग तटों पर है, यानी पूर्वी तट पर भी है और पश्चिमी तट पर भी है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर किसका विस्तार है? पुडु, किसका विस्तार है? पुडुचेरी, पुडुचेरी का विस्तार है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर किसका विस्तार है? पुडुचेरी। पुडुचेरी पूर्वी तट पर भी है, पश्चिमी तट पर भी है या ना है? अरे यहीं पर तो देखिए ना महाराज, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे जिला पश्चिमी तट पर है, यनम, कराईकल, पुडुचेरी पूर्वी तट पर है। तो अलग अलग तटों पर है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। श्रीलंका भारत से सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, जबकि दूसरा निम्न में से कौन है? समुद्री निकटतम पड़ोसी देश में अगर देखा जाए तो श्रीलंका सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, और दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है कौन? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप जो है आपको इंडोनेशिया में है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। वही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूढ़ राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? कौन सा स्थलरूढ़ राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? देखिए, समझिए, जानते हैं बाबू, यहां पर दो बात समझना है। स्थलरूढ़ मतलब लैंड लॉक, स्थलरूढ़ यानी लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। लैंड लॉक्ड मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ। देखिए, भारत में टोटल 5 गो राज्य है। भारत में टोटल 5 गो राज्य है जो लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है। भारत के 28 राज्यों में से 5 गो राज्य है। भारत के 28 राज्यों में अगर देखा जाए तो 28 राज्यों में 5 गो राज्य है जो लैंड लॉक्ड भी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है। वो 5 राज्य बाबू अगर देखा जाए तो वो 5 राज्य, वो 5 राज्य अगर देखा जाए बाबू, वो 5 राज्य है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। देखिए ना, ये हरियाणा की सीमा है, ये हरियाणा की सीमा है। देखिए, हरियाणा कहीं भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाती है? नहीं। पंजाब,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश देखिए चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है, मतलब दूसरे देश के साथ भी सीमा नहीं बनाती है। झारखंड लैंडलॉक्ड है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है, यानी दूसरे देश के साथ भी सीमा नहीं बनाती है। छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तेलंगाना भी लैंडलॉक्ड है, भूमि से घिरा हुआ है चारों तरफ से और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो भारत में टोटल 5 राज्य है जो लैंडलॉक्ड भी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है। वो 5 राज्य यही है: हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना होगा, हरियाणा होगा, क्या हिमाचल प्रदेश होगा? हिमाचल प्रदेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है चीन के साथ, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। यानी आंसर हो जाएगा डी, ए और सी। विचार कीजिए, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। हाँ हाँ, सही बात है। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोको द्वीप है और ये कोको द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में यहां पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। और इस कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है कोको चैनल। कोको चैनल, जो कोको चैनल है वह कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की कुल संख्या 20 है। हाँ? मतलब जो समुद्री सीमा नहीं बनाती है। देखिए बाबू, राजस्थान समुद्री सीमा, लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो समुद्री सीमा, जो समुद्री सीमा वो लैंडलॉक्ड। भारत में क्या गो राज है? मारेंगे एक जहां पर दिमाग उमाग जगह पे है कि ना? जगह पे है ना? हाँ हाँ, सुनिए, भारत में टोटल राज है 28। क्या को राज है? और एक बार फिर से समझिए, देखिए, लैंडलॉक्ड स्टेट, भूमिबद्ध राज्य, उस राज्य को कहा जाता है जो समुद्री सीमा नहीं बनाती है। भारत में टोटल राज्य कितना है? 28। 28 राज्य में से क्या गो राज्य समुद्री सीमा बनाती है? कितना? 9 गो। 9 गो राज्य समुद्री सीमा बनाती है, तो 9 गो लैंडलॉक्ड नहीं है। अब बाद बाकी 20 में से 9 घटाइए, कितना होगा? 19 गो राज्य लैंडलॉक्ड है। 19 गो राज्य लैंडलॉक्ड है। अरे वो तो 5 गो राज्य लैंडलॉक्ड भी है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाती है। यहां पर तो सिर्फ करा लैंडलॉक्ड क्या गो है, तो 9 गो राज्य समुद्री सीमा बनाती है, 19 गो नहीं बनाती है, तो 19 गो लैंडलॉक्ड राज्य हो गया। नहीं समझ? समझ गए? तो भारत में स्थलरूढ़ राज्यों की संख्या कुल 20 नहीं बल्कि 19। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है? नहीं, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। गोवा तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान बनाती है। हाँ, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है 106 किलोमीटर की। वही सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाती है 4096 किलोमीटर की। कौन सा सही है? 1 और 4। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला आता है?
देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। देखिए बाबू आप समझिएगा यहां पर, दिल्ली है, दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर, सॉरी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर और हरियाणा के पूर्वी छोर पर दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले और राजस्थान के कुछ जिले, संभवतः उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के जो 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के अंतर्गत आता है। राजस्थान के 2 जिले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है, एक है अलवर, दूसरा है भरतपुर। अगर हम लोग देखें, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाती है, लेकिन फिर भी राजस्थान के 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत भारत के 3 राज्य आते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत के 3 राज्य आते हैं, एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया और तीसरा राजस्थान हो गया। बात समझिए, बताइए क्या होगा, ए और बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से सही है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, बिहार का जो क्षेत्रफल है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। हाँ, नेपाल के साथ भारत की कुल 4 राज्य सीमा बनाते नहीं, नेपाल के साथ भारत का 4 राज्य नहीं बल्कि 5 राज्य सीमा बनाता है। और जो 5 राज्य सीमा बनाता है उसमें एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। 5वां सिक्किम। भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र तट से सटा हुआ है। हाँ, भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाती है। 1, 2 और आंसर हो जाएगा सी। कोच्चि का जुड़वा नगर है। देखिए केरल में है यह, केरल में स्थित एक शहर कोच्चि है और कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। और जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसे हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, देखिए भारत में एगो गर्म मरुस्थल है, एगो शीत मरुस्थल है और एगो सफेद मरुस्थल है। भारत में एक गर्म मरुस्थल है, एक शीत मरुस्थल है और एक सफेद मरुस्थल है। भारत के गर्म मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो भारत का गर्म मरुस्थल है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का गर्म मरुस्थल है जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का शीत मरुस्थल है लद्दाख का लेह, लद्दाख का लेह। और भारत का सफेद मरुस्थल है गुजरात में स्थित कच्छ का रण, गुजरात में स्थित कच्छ का रण, गुजरात में स्थित कच्छ का रण। समझ गए ना? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा लद्दाख।
चलिए, तो बताइए भारत का गर्म मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। भारत का गर्म मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। भारत का गर्म मरुस्थल? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल। सफेद मरुस्थल। सफेद मरुस्थल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। चर्चा किए हैं ना। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रबाल भित्ति से हुआ है। प्रबाल भित्ति से हुआ है और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। 36 प्रबाल भित्ति से हुआ है, प्रबाल उत्पत्ति से। प्रबाल, प्रबाल क्या है जानते हैं? प्रबाल एक प्रकार का जीव है। प्रबाल एक प्रकार का जीव है और प्रबाल जीव का जो शरीर होता है वह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और प्रबाल जीव को जब जीवित रहने के लिए उचित अवस्था नहीं मिलती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जो अस्थि पंजर होता है उसी से जो है आपको लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो लक्षद्वीप जो है एक प्रकार के प्रबाल भित्ति से निर्मित द्वीप है और प्रबाल भित्ति का शरीर जो है आपको CaCO3 से बना हुआ होता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है, एक है बेरन, दूसरा है नारकोंडम। बेरन, बेरन सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन, बेरन की अगर हम लोग बात करें तो बेरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम जो है सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। और ज्वालामुखी की अगर आप बात करेंगे तो तीन प्रकार का होता है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। सक्रिय, सुसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहा जाता है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। सुसुप्त उसे कहा जाता है जिसमें उद्गार होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। और शांत ज्वालामुखी द्वीप इसे कहा जाता है जिसमें उद्गार नहीं होता है। विद्यार्थी भी तीन प्रकार का होता है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी है, वो डेली क्लास आ रहा है, डेली पढ़ाई कर रहा है, डेली होमवर्क कर रहा है, सक्रिय। कोई विद्यार्थी है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, सुसुप्त। समझ गए? जो पटना नाम के लिए आ गया, एडमिशन ले लिया, क्लास ही नहीं था, क्लास ही नहीं आता है, घरों पे नहीं पढ़ता है, पूरा शांत है वो। तो भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बेरन और नारकोंडम। बेरन सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। न्यूमूर द्वीप कहां है बताएं हम आपको। न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है जिसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। यहां है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक शहर था पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी नगर था, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। इसका नाम बदलकर सीजी विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर में ही एक सेलुलर जेल था और पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो सेलुलर जेल था उसी को काला पानी कहा जाता था। काला पानी कहा जाता था। तो काला पानी का क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में स्थित था। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए बाबू, अगर हम लोग महाद्वीप या महादेश की बात करें तो 7 महादेश है या 7 महाद्वीप है। उसमें एक दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में यहां पर अंटार्कटिका है।
दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में यहां पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में यहां पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहां पर मानव नहीं रहता है। ये महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ से ढका हुआ है, और इस महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मानव नहीं रहता है। विश्व के सभी देश यहां अपना रिसर्च केंद्र स्थापित किया है। विश्व के सभी देश यहां पर अपना रिसर्च केंद्र स्थापित किया है। तो उसी क्रम में भारत ने भी यहां पर अपना अनुसंधान केंद्र या रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। भारत का 3 रिसर्च केंद्र, रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत अंटार्कटिका में एक नया रिसर्च केंद्र 2029 ईस्वी तक स्थापित करने की योजना बनाई है। उसका क्या नाम? मैत्री 2। हाँ, जो बोले हैं सही बोले। मैत्री 2, मैत्री 2, मैत्री 2 नाम से जो है भारत 2029 ईस्वी तक अपना अगला अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में स्थापित करेगा। ये करेंट के संदर्भ में है, समझ गए ना। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है अंटार्कटिका में स्थित भारत का अनुसंधान केंद्र है। और विश्व के सभी देश अंटार्कटिका में जो है अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। इसी वजह से इस महादेश को जो है, इस महादेश को अगर देखा जाए तो इस महादेश को जो है क्या कहा जाता है पता है? विज्ञान को समर्पित महादेश कहा जाता है। और इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ कभी पिघल जाता है, कभी जम जाता है। तो यह महादेश या यह महाद्वीप अपने आकृति में हमेशा परिवर्तन करते रहता है। कभी पिघल जाता है, कभी बर्फ जमा हो जाता है। तो उससे इस महादेश के आकृति में जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के सफेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर या हिमनद किसे कहा जाता है बाबू, जानते हैं? सुनिए, समझिए, देखिए। बर्फ, बर्फ खाए हैं? बर्फ का छोटा टुकड़ा होता है नो, वो लाल वाला बर्फ, हम वो चोकोबार, वो कौन वाला उसमें जो आइसक्रीम डाल करके खाते हो, हम उस बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं। शुद्ध देसी बर्फ। हाँ, तो देखिए, बर्फ, बर्फ का छोटा टुकड़ा होता है। गांव घर में अगर आप पले बढ़े होंगे, उसका कलर लाल होता है। उसमें बांस का जो है करची लगा होता है, ऐसे करके चूसते हैं हम लोग, समझ गए? तो समझ गए ना, वो वाला बर्फ। बर्फ तो छोटा है, वही मान लीजिए बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, यानी बर्फ का वह बड़ा टुकड़ा जो 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी आप सोच करके देखिए ना, अभी आप जहां पर बैठे हैं, यहां से गांधी मैदान मुश्किल से 5 किलोमीटर, मतलब इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा। आप एक बार 73 किलोमीटर बर्फ का टुकड़ा सोच करके देखिए, क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन हिमनद है, वह 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 76 किलोमीटर का बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसी को भारत के सफेद पानी का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जब बर्फ पिघलता है ना, तो पानी का रंग तो सफेद ही होता है। ऐसे पानी का रंग कुछ भी नहीं कहा जाए, उसको क्या कहिएगा? सफेद कहिएगा? नहीं कहिएगा। लेकिन जब बर्फ जमा होता है तो सफेद जैसा दिखता है, सफेद जैसा दिखता है, यानी बर्फ का जो बड़ा अंबार होता है वो सफेद जैसा दिखता है। तो भारत का बर्फ का सबसे बड़ा अंबार सियाचिन ग्लेशियर है, तो इसी वजह से उसे सफेद पानी का क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए ना? हैदराबाद का जुर्बा नगर, हैदराबाद का जुर्बा नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। अच्छा, एगो बात बताइए, है रुको ना यार, एगो बात बताइए,
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? निजामाबाद। आगे, निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए, पूरे देश के भीतर अगर देखा जाए बाबू, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो 3, 1, 4, 2, सी। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर आइएगा। इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हम हमेशा आपको बताए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऊपरी हिस्सा होता है अंडमान, ऊपरी हिस्सा होता है अंडमान, और नीचे वाला हिस्सा होता है निकोबार। तो जो बेरन और नारकोंडम है, जो बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप है, बेरन और नारकोंडम द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी भाग में है, अंडमान के पूर्वी भाग में, अंडमान के पूर्वी भाग में है, अंडमान के पूर्वी भाग में है। और उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम है, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेरन है। तो अंडमान ऊपरी हिस्सा जो अंडमान है, अंडमान के पूर्वी भाग में जो है बेरन और नारकोंडम नामक जो है आपको ज्वालामुखी द्वीप है। निकोबार के पूर्वी भाग में नहीं है, बल्कि अंडमान के पूर्वी भाग में है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, क्या होगा उत्तर? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी कहां थी? वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी थी कुर्नूल ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद बनी, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती। और अमरावती को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक बेहतर शहर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के साथ समझौता किया है, और केंद्र की मोदी सरकार अमरावती को सही से बसाने के लिए मदद भी कर रहा है चंद्रबाबू नायडू को पैसा से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब शामिल? आंसर क्या होगा? पंजाब। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, कितना? 75। कितना है? 75। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्य की सीमा, 3 राज्य की सीमा, 4 राज्य की सीमा, 5 राज्य की सीमा, 5 राज्य की सीमा। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र जिला की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिला में से एक जिला है सोनभद्र। यह है बाबू आपको सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह सोनभद्र जिला है। और पूरे भारत के भीतर एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़, 4 मध्य प्रदेश। सोनभद्र 4 राज्य के साथ सीमा बनाती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 राज्य। कौन कौन? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा बढ़ती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आइए मानचित्र पर।
कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखते हैं। सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अगर हम लोग देखें, ओडिशा के साथ सीमा बनाती है 1, छत्तीसगढ़ के सीमा बनाती है 2, तेलंगाना के साथ सीमा बनाती है 3, कर्नाटक के साथ सीमा बनाती है 4, तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है 5। यानी आंध्र प्रदेश राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? 5। अब आगे आइए। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक गोवा के साथ सीमा बनाती है 1, महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है 2, तेलंगाना के साथ सीमा बनाती है 3, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 4, तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है 5, केरल के साथ सीमा बनाती है 6। क्या हो जाएगा? 6। तो कर्नाटक 6 राज्य के साथ सीमा बनाती है। अब आगे आ जाइए। केरल, केरल कर्नाटक के साथ सीमा बनाती है 1, तमिलनाडु के साथ सीमा बनाती है 2, यानी मात्र 2। आगे अब तमिलनाडु आ जाइए। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाती है 1, कर्नाटक के साथ सीमा बनाती है 2, केरल के साथ सीमा बनाती है 3। क्या हो जाएगा आंसर? 3। बताइए उत्तर। केवल आंसर मिला। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? यानी तेलंगाना के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? देखिए आइए तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो इसके उत्तर में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है तेलंगाना। फिर पश्चिम में है कर्नाटक, कर्नाटका के साथ सीमा बनाती है। फिर दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर पूरब में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यानी तेलंगाना, तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना है, 2 जून 2014 को बना है। और तेलंगाना 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आंसर क्या हो जाएगा? चलिए रहने दीजिए, कल खत्म कर देंगे इसे। कल इतिहास में रुकिए, रुकिए होमवर्क देंगे आगे। कल इतिहास में भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आगे समझिए क्या क्या होमवर्क दिए थे। पॉलिटी चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर और फिजिक्स चैप्टर नंबर। आगे होमवर्क सुनिए। इकोनॉमिक्स में तो चौथा चलिए रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चलिए ठीक है। फिजिक्स में 3 गो होने गया है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, पॉलिटी चैप्टर नंबर 3, अब बायोलॉजी चैप्टर नंबर एक, एक कंप्लीट होने गया। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। दीजिए अब सुनते हैं, पहले सुनते हैं, बैठिए।
समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्लब ऑफ रोम। समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया? क्लब ऑफ। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की हो? महबूब उल। किसी देश का जीवन स्तर का प्रतिबिंब होता है प्रति व्यक्ति। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है ना। कौन से दशक में सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? 1900। सतत विकास से तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। निबल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक समवृद्धि दर। क्या कहलाती है? आर्थिक समवृद्धि दर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन सा संगठन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मानव विकास सूचकांक को विकसित किसने किया है? यूएनडीपी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। बताइए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? न्यूटन ना? गैलीलियो, केपलर, टॉलमी। कौन किया था? गैलीलियो। आगे बताइएगा। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य हो? हाँ या ना? हाँ। समय के साथ वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? बल। क्या कहते हैं? जड़त्व का गुण किसमें पाया जाता है? प्रत्येक वस्तु में। बल का परिभाषा किस गति नियम से प्राप्त होती है? प्रथम गति। न्यूटन के किस गति नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं? प्रथम ना। जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो। किसने दिया है? आदमी का जमीन पर टहलना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन गति नियम कहता है? तीसरा ना। रॉकेट तथा जेट वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। कौन सिद्धांत पर? घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? स्नेहक। क्या कहते हैं? पॉलिटी में बताइए, संविधान सभा का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में कितने सदस्य निर्धारित किए गए? 389। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को कब स्वीकृति दिया? 22 जुलाई 1900। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1900। संविधान पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1900। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। किसने यह कहा भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा? महात्मा गांधी ना। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 200।
99, 200। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उसको हिंदी में लिखने का काम कौन किया था? बसंत कृष्ण वेद ने। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR आयंगर। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, इससे आगे मिलते हैं। कॉल ऑफ कॉल।